Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSIR and HRA with All India Rank 103. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का आज हम केवल एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। क्या इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पार्ट्स होंगे हम इम्यूनोलॉजी के इस पूरे सेशन के दौरान, तो और क्या क्या कुछ डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे और क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें हम इस पूरे एक चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो इम्यूनोलॉजी नाम सुनते ही सबके दिमाग में ये एक बात आनी चाहिए कि इट्स समथिंग दैट डील विद द डिसीज। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम, इनफैक्ट अभी कोरोना में हमने इतना ज़्यादा सुन भी लिया है कि इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, तो वो कहीं ना कहीं सबके एक इट्स नाउ इट हैज़ बिकम अ लेमैन वर्ड बन चुका है, ना कि एक साइंटिफिक तबके का नहीं रह के लेमैन वर्ड बन गया है कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, है ना, बीमारी से लड़ने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, अगर इसको हम एक फ्रेज मैं अगर इसको देना चाहूँ तो इट इज़ नथिंग मोर देन इट्स अ सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन। इम्यून सिस्टम का मेन जो पर्पस होता है टू अचीव इट इज़ टू सर्च किसका, इन्वेडर का विद इन आर बॉडी, एनी पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड टू डिस्ट्रॉय इट विद द एंड। और ये जो भी प्रक्रिया चलती है उसका आइडेंटिफिकेशन से लेके, है ना, आइडेंटिफिकेशन से लेके डिस्ट्रक्शन तक, इसमें तमाम सारे बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के, इनफैक्ट पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, चाहे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारी सेल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है इस रिसर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन के आसपास क्या होता है, मेनली ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट एक्चुअली वर्क टुगेदर टू डील विद दैट पैथोजेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एंटर्स विद इन आवर बॉडी। ऑर्गन्स में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, उसकी डिटेल मैं आने वाले चैप्टर्स में ज़रूर करूँगी। मोटा मोटा मैं बता दूं क्या होता है कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, बोन मैरो होता है, स्प्लीन आता है, थाइमस आता है, ये सारे इसमें ऑर्गन में इन्वॉल्व रहते हैं। सेल्स की बात करें तो मेनली बी सेल, टी सेल होता है, बी सेल, टी सेल्स होती हैं, ठीक है। आपके कुछ एनके सेल्स वगैरह भी होती हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी होती हैं, तो ये भी एक लंबी लिस्ट है। मॉलिक्यूल मेनली कीमोकाइन, साइटोकाइन, ये सब होते हैं, ठीक है। नाउ दिस इम्यून, दे ऑल टुगेदर मेक अ सिस्टम दैट इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम। अब इम्यून सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो बस इंडिविजुअली काम करता है, इट एक्चुअली वर्क टू डिस्ट्रॉय दिस पैथोजन along with some other system that is working within our body. वो सिस्टम होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड मेटाबॉलिक सिस्टम, ठीक है। ये आपस में सारा एक तालमेल बैठाते हैं एक किसी भी पैथोजन को खत्म करने के लिए, ठीक है। तब जाके कहीं इम्यून सिस्टम का एक्चुअल जो टारगेट है वो अचीव हो पाता है, टू डिस्ट्रॉय मिशन, ठीक है। नाउ अगर हम थोड़ी बहुत इसकी डिस्कवरी की बात करें, जो जो इस पूरे इम्यूनोलॉजी के सफ़र में हुई हैं बहुत पहले से लेके अब तक की, मेजर एक थी वैक्सीन की डिस्कवरी। वैक्सीन की डिस्कवरी की अगर शुरुआत की बात करें तो ये हुई थी 1718 में, जब एक ब्रिटिशर लेडी थी, उन्होंने देखा कि स्मॉल पॉक्स, क्योंकि उस टाइम में ना स्मॉल पॉक्स जैसे आजकल कोरोना है, मतलब इतना ड्रेडफुल तो नहीं था, बट हाँ इसका कोई इलाज नहीं था, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा थी, तो समस्या ही थी बहुत बड़ी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1718 में, ये ब्रिटिशर लेडी थी, इन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स जो कि स्किन में वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि पूरा सिस्टम ऑल अफेक्ट करता है विद सम वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस से, तो उन्होंने जो एक पपड़ी सी जो जम जाती थी ना, उसके थ्रू देखा कि अगर हम इसका यूज़ करें तो इससे भी पॉपुलेशन इम्यूनाइज हो रही है अगेंस्ट दिस स्मॉल पॉक्स वायरस। इस प्रक्रिया को, मतलब इस तरह से कभी अगर आप किसी सोर्स को यूज़ करते हैं टू इम्यूनाइज एन इंडिविजुअल, इसको कहा इन्होंने वेरियोलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इनके इस डिस्कवरी के, इस स्टडी के ठीक 90 साल बाद एडवर्ड जेनर आए मैदान में, उन्होंने देखा,
उन्होंने भी टारगेट किया स्मॉल पॉक्स को। उन्होंने देखा कि काउ पॉक्स के जो पुस्ट्यूल्स जो हो जा रहे थे, उससे उन्होंने कुछ फ्लूइड लिया और एक वॉलंटियर में जब इंजेक्ट किया तो ही गॉट इम्यूनाइज टोटली अगेंस्ट दिस स्मॉल पॉक्स वायरस। ठीक है, ये इनकी जो डिस्कवरी थी ये पूरे यूरोप में फर्दर स्प्रेड हो गई और इसका इस तरह से ही यूज होने लगा। बाद में लुई पाश्चर आए, उन्होंने, ये फ्रांस के थे, इन्होंने बैक्टीरिया के, अभी तक ये वायरस की चर्चा चल रही थी, अब इन्होंने क्या किया, ये बैक्टीरिया पे उतर आए। बैक्टीरिया पे इन्होंने एंथ्रेक्स, कॉलेरा एंड फर्दर अगेन इन्होंने भी वायरस को टारगेट किया था। तो इसके लिए भी इन्होंने यही कहा कि हाँ, अगर ऑलरेडी इम्यूनाइज हो जाए, ये इन सब की एक्चुअली स्टडी एक कोर जो था ना वो यही था कि अगर इम्यूनाइजेशन हो जाए तो कोई भी इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर डिसीज से कहीं ना कहीं सेफ हो सकता है। अब वो इम्यूनाइजेशन या तो वो डायरेक्टली खुद ही अफेक्ट हो, खुद ही इन्फेक्टेड हो और फिर रिकवर कर जाए, या फिर हम इस तरह से आउटसाइड आर्टिफिशियली अगर हम उसको इम्यूनाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम वैक्सीन, तो या विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएशन जो मेथड बताया, तो हम डेफिनेटली एक इंडिविजुअल को बचा सकते हैं, उसको डिसीज होने से हम बचा सकते हैं। इस सारे स्टडी के बाद लुई पाश्चर ने टर्म दिया वैक्सीन, क्योंकि उन्होंने देखा था कोलेरा का भी उन्होंने देखा था कि भाई कोलेरा भी जो ना अपना एक उन्होंने क्या किया था, चिकन्स के ऊपर ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था। तो उस केस में भी हीट एटेन्यूएटेड, थोड़ा हीट किल्ड बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया, तो इन्होंने मतलब ये बेसिकली हीट किल ये करते थे बैक्टीरिया को, या उसको वीकन कर देते थे विद सम प्रोसेस। तो इन्होंने कहा कि अगर ये कोई भी पैथोजन जब थोड़ा वीक पड़ जाता है ना, तो ये एक पैथोजन की तरह काम ना करके इम्यूनोजन की तरह काम करता है, और उसको उस पर्टिकुलर जो फॉर्मुलेशन उन्होंने तैयार की थी उसको कहा कि ये ना वैक्सीन है। ये वैक्सीन उन्होंने ये जेनर साहब के जो इन्होंने काउपॉक्स के यूज किया था उसको एक तरह से इज्जत देते हुए, क्योंकि काउ को लैटिन भाषा में वेक्का कहते हैं, वेक्का। ठीक है, तो वैक्सीन टर्म इन्होंने दिया कि ये वैक्सीन है जो ये फॉर्मुलेशन इम्यूनाइज कर रही है। बाद में 1920s में फिर एंटीबायोटिक भी आ गई, है ना। वैक्सीन तो चलिए इंजेक्ट वगैरह ही करते हैं या ओरली हम देते हैं, एंटीबायोटिक आ गई, वो तो बहुत ही अपने आप में एक रिवॉल्यूशन ही था इस पूरी इस फील्ड में। लेकिन ये त्रासदी हुई कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बहुत जल्दी डेवलप हो गया था एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। उस सब के बारे में भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में चर्चा जरूर करेंगे और डिटेल में हम बात करेंगे। अब थोड़ा बात करते हैं कि व्हाट इज हर्ड इम्यूनिटी। ये भी मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी है, हर्ड इम्यूनिटी इज नथिंग, इट इज लाइक द इम्यूनिटी दैट इज रेज्ड विद इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन एट सम प्लेस, ईदर बाय डायरेक्ट इन्फेक्शन और बाय द प्रोसेस ऑफ इम्यूनाइजेशन थ्रू वैक्सीनेशन। ठीक है, अगर एक ऐसी पॉपुलेशन में किसी भी बीमारी के प्रति अगर कुछ भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, या तो डायरेक्टली इन्फेक्टेड होके और वो रिकवर कर गए हों, या फिर वैक्सीन जैसे किसी माध्यम के द्वारा अगर इम्यूनिटी रेज हो जाती है, तो इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि हर्ड जो नाम है ना, HERD, उसका हिंदी में मतलब ही होता है झुंड, एक ग्रुप, एक समूह, है ना। दैट्स वाई हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है। तो यही एक कॉन्सेप्ट था जब यहाँ पे वैक्सीन की खोज चल रही थी, कि मतलब कॉन्सेप्ट की खोज चल रही थी, तो हर्ड इम्यूनिटी को लेके एक फोकस था कि यार अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये स्मॉल पॉक्स से निजात मिल जाएगी, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द इम्यूनोलॉजी, और हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ये भी एक टॉपिक है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, बहुत डिटेल में हम बात करेंगे इसके बारे में। तो मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ। अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।